प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसकी एक्सरसाइज है 1.3। तो इसका पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही हल्का सवाल है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे। अब इसमें देखिए, ये कहा गया है सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 में ये दे रखा है, मतलब सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा हम मान लेंगे, यानी कि माना। एक्सरसाइज है ये 1.3। माना वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या का उल्टा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब देखिए, यहाँ पर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको जो है हमने P/Q के बराबर कर लिया। अब यहाँ पर P और Q में, अब ये P और Q क्या है इसके बारे में भी डिटेल लिख देता हूँ। तो जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि Q बराबर नहीं 0, तथा अभी एक छोटी सी कंडीशन और है, तथा P व Q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि P, जहाँ P व Q पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ये तो परिमेय संख्या में पहले मैंने समझा ही रखा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। और इसमें जो इसका परिमेय संख्या का हर होता है वो 0 नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं कोई भी संख्या लिखूं कि 2/0, तो ये जो भी संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पर जो है Q का मान यानी कि हर 0 नहीं हो सकता, तथा P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात का मतलब है ये कि देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ इसमें 8/16, और एक जगह पर लिखता हूँ 1/2। तो देखिए, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में अंश में भी और हर में भी दोनों में एक संख्या कॉमन है, जिससे ये कट जाएंगी दोनों संख्याएं, यानी कि दोनों में 8 कॉमन है। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इसका मान कितना आ गया? 1/2। कुछ और भी आ सकता था, ये नहीं कि इसके बराबर ही आया है, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा ले लिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो मान है 8/16 का मान आया है 1/2, यानी कि इन दोनों में एक संख्या कॉमन थी, कितनी? 8, जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट गई हैं और इसका जो मान है वो 1/2 आ चुका है। लेकिन इन दोनों, यहाँ पे अंश में और हर में, इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है कि P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि यहाँ पर हमें जो ये P/Q हमने ली हुई है परिमेय संख्या, वो इस रूप की है कि जिसके अंश में और हर में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये
यानी कि ये जो संख्या है वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसके अलावा मैं लिख देता 7/5। तो इन दोनों में अंश में भी और हर में भी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट सकें। ऐसे ही इसमें है कि दोनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट सकें, एक भी और दो भी, बस केवल एक को छोड़ के। एक से तो हर एक संख्या कटी जाती है, एक की गिनती नहीं करनी है। तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं होती हैं, ये ऐसी संख्याएं क्या जो मैंने बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस परिमेय संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर था देखिए कि 8/16 में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था और वो गुणनखंड क्या था, 8 था। तो यहाँ पर P और Q हमें कैसे लेने हैं कि इन P और Q दोनों में क्या है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हमने तो P/Q लिया है, हम इसकी जगह पर कोई भी संख्या नहीं रखने वाले, तो बस केवल मैंने बताया है। तो यहाँ पर अब देखिए जो भी हमने यहाँ पर लिया है कि वर्गमूल 5 बराबर P/Q, तो इसके दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। तो कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर और P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्गमूल 5 है इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 5। कैसे, ये समझा देता हूँ। वर्गमूल 5 की घात 2 है तो इसको 2 बार हम गुणा में लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। तो देखिए यहाँ से ये दोनों गुणा में है इसलिए दोनों का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा 5 और गुणा कितना, ये 5। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसमें जोड़े बनाने होते हैं और एक संख्या आ जाती है बाहर। तो 5 का जोड़ा बन चुका है, तो 5 इन दोनों 5 में से एक 5 आ जाएगा वर्गमूल से बाहर, ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना आ चुका है, 5। चाहे तो हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक तरीका और है, ये जो वर्गमूल 5 है और इसका है स्क्वायर। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि जैसे ये 5 है तो इसकी घात कितनी होगी, वर्गमूल का मतलब है 1/2 घात, और ऊपर से हमारी कितनी घात है, 2। तो 2 से ये 2 कट जाता है तो 5 की घात बचेगी 1, यानी कि 5 बच जाएगा। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो हम सीधा सीधा ही कह देते हैं कि स्क्वायर से जो ये वर्गमूल का चिन्ह है वो हट जाता है। तो ये 5 बचेगा और बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों की P और Q दोनों की ही घात है कितनी, 2। तो दोनों की घात अलग अलग कर लेंगे हम, P स्क्वायर और बटे Q स्क्वायर। तो यहाँ से 5 और बराबर P स्क्वायर और बटे ये Q स्क्वायर को हम लिख लेंगे Q गुणा Q, और इसमें से एक Q को ले जाएंगे इधर, यानी कि इधर आके ये हो जाएगा 5Q और बराबर P स्क्वायर और बटे Q। तो देखिए बच्चों इसमें कैलकुलेशन तो फिलहाल इतनी ही करनी थी, बस अब इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है। तो अब मैं बताता हूँ कि देखिए इसमें लाइनें हम किस तरीके से लिखेंगे और कैसे सिद्ध करेंगे कि हमारा जो वर्गमूल 5 है वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह इसमें लगा हुआ है और इधर जो हमारा ये पद है वो है पूर्णांक। कैसे कि देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि Q क्या है, पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक की अगर हम किसी भी दूसरे पूर्णांक में गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, तो दो पूर्णांकों की गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5Q क्या है, पूर्णांक है। अब इधर देखते हैं P में और Q में, ये P स्क्वायर है वैसे, लेकिन P मानते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था P व Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि इन दोनों में P में भी और Q में भी कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट सकें। तो जब ये नहीं कटेंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये P/Q के रूप में ही लिखी रहेगी। तो P/Q के रूप में अगर लिखी हुई है, यानी कि इस तरीके से P/Q के रूप में अगर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो हम मान सकते हैं कि इस तरीके से हो सकता था कि 8/4, तो 4 से 1 कट गया, 4 दूनी 8, ये पूर्णांक आ चुका है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ इस तरीके का होगा, जैसे कि 1 हमने 3 समझ लिया है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये बटे में है, यानी कि एक परिमेय संख्या है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये क्या है कि ये पूर्णांक नहीं है।
तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो अब देखिए यहाँ पर इधर तो है पूर्णांक और इधर पूर्णांक नहीं है, तो ये वाली बात जो हमने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया हुआ है बराबर का, ये बात तो असत्य हो गई। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 10 रुपये बराबर 10 रुपये ही तो होता है, ये 10 रुपये बराबर 100 रुपये कह सकते हो आप? नहीं कह सकते। इसी प्रकार जैसे ये इधर पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक ही होना चाहिए था, तब ये जो है बराबर होते। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि 5Q, सबसे पहले इसको लिखेंगे 5Q एक पूर्णांक है, लेकिन P स्क्वायर बटे Q एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। क्योंकि अब क्यों नहीं है ये पूर्णांक, इसकी भी डिटेल में दे देता हूँ। वैसे मैंने बता दिया है कि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन लिखना तो हमें है ही, तो हम लिख लेते हैं क्योंकि P व Q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए जब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो मैंने ये समझाया था कि ये पूर्णांक है और इधर पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे अर्थात क्या कि 5Q बराबर नहीं P स्क्वायर बटे Q। यही तो होगा कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। बराबर क्यों होंगे, बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर इधर पूर्णांक है और इधर पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये बराबर नहीं का चिन्ह हमने लगा दिया है। जो कि अब ये जो हमने लिखा है, अब इसके बारे में छोटी सी डिटेल लिखेंगे, जो कि समीकरण, यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 जो कि समीकरण 1 के विपरीत, जो कि समीकरण 1 के विपरीत है। विपरीत मतलब जो समीकरण 1 है उसकी उल्टी है, क्योंकि इसमें उल्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर दिखाए गए हैं और यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं दिखाए गए हैं, तो इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हुई। तो हमने इसमें लिख दिया है कि ये बात जो है समीकरण 1 के विपरीत है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है। तो कौन सी कल्पना? जो हमने मानी थी, यानी कि माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कल्पना हमने की थी, जो हमने माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात हमारी गलत सिद्ध हो गई है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना ही करना था। और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चों, और बहुत ही हल्का सवाल भी था, और एग्जाम में इस एक्सरसाइज में से लगभग एक सवाल आ ही जाता है, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को ज़रा थोड़ा ठीक से करना। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। तो सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी बहुत ही हल्का सवाल है बच्चों, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं।
सवाल नंबर 2। तो इसमें भी हम मान लेंगे बच्चों, इसमें जो हमें कहा गया था कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा ही हम मान लेंगे इस सवाल में भी। तो माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर p/q, हमने इसे p/q के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर छोटी सी डिटेल दे देते हैं कि p और q क्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और इसमें q बराबर नहीं 0। तो देखिए ये कंडीशन हर एक परिमेय संख्या के लिए होती है कि q यानी कि जो हर है इसका वो 0 नहीं हो सकता। तो केवल हमने बस इसमें इतना ही लिखा है कि p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि ये जो p और q था इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था उसमें, उस सवाल में, पिछले वाले सवाल में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि p/q कैसी भी हो सकती है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है इस तरीके से लिखने की कि यहाँ पर p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही लिख देंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना है। तो अब यहाँ पर इसमें जो है इसको, ये जो इसमें लिखा हुआ है वर्गमूल 5, इस वर्गमूल 5 का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 को इधर ले जाएंगे तो 2 वर्गमूल 5 और बराबर p/q, और ये 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से वर्गमूल 5 और बराबर p/q और माइनस के 3, और ये 2 इधर गुणा में है वर्गमूल 5 की, इधर जाएगा तो ये भाग में यानी कि बटे में जाएगा। तो ये कितना है 2। तो ये थोड़ी सी नीचे लिखी जाती बच्चों ये संख्या, यहाँ पर इस बटे के सामने आती, तो ध्यान रखना आप। तो यहाँ से जो है वर्गमूल 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम कितना, p/2 की गुणा इस q में हो जाएगी 2q, और माइनस ये 2 इसके बटे में अलग आ जाएगा 3/2। तो देखिए बच्चों इसमें केवल बस इतना ही करना था। अब इसमें भी 2-3 लाइनें लिखनी है बस। तो इसमें सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसमें कैसे सिद्ध करेंगे। अब इसमें क्या है कि इधर का जो हिस्सा है अब हमें बिल्कुल साफ साफ ही दिख रहा है कि ये वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना कि बराबर से इधर का जो पक्ष यानी कि LHS, इसमें जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, वर्गमूल में है, और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता बच्चों। अगर निकलेगा तो वो दशमलव में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो वर्गमूल 5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इधर जो भी पद ये लिखा हुआ है ये जो है ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, ये भी बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर p/q क्या था, p/q ये तो परिमेय संख्या ही था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें हमने इसका जो हर है इसमें 2 से गुणा कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये मान क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम किसी भी पूर्णांक से भाग देते हैं या किसी भी पूर्णांक से गुणा करते हैं किसी भी परिमेय संख्या में, तो वो जो मान होगा वो परिमेय संख्या ही होगा। और अब देखिए यहाँ पर 3/2 क्या है, ये तो परिमेय संख्या है ही, आपको पता ही है। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि अब देखिए यहाँ पर इसमें से घटाना है हमें, क्या, एक परिमेय संख्या ही घटानी है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देना कि किसी भी परिमेय संख्या में से कोई दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे, चाहे उसी परिमेय संख्या को उसी में से घटा दो, तो भी जो भी हमारी संख्या बचेगी वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इधर जो जितने भी पद लिखे हुए हैं ये सब जो है क्या है, परिमेय संख्या है, और इधर है अपरिमेय संख्या। अब देखिए जैसे पिछले सवाल में हमने सिद्ध किया था कि एक तरफ पूर्णांक था और दूसरी तरफ था
पूर्णांक नहीं था, तो हमने उसमें ऐसे सिद्ध कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक तरफ अपरिमेय संख्या है लेकिन एक तरफ परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर ऐसे ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर अपरिमेय संख्या है तो इधर भी अपरिमेय संख्या ही होनी चाहिए। यदि इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए थी, तब ये दोनों पक्ष बराबर हो सकते थे। तो ये दोनों पक्ष बराबर है नहीं, तो इसलिए हम इसमें भी लिख देंगे चूंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब देखिए मैंने अभी बताया था कि दोनों पक्ष बराबर ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ अपरिमेय संख्या है और एक तरफ परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, तो वर्गमूल 5 बराबर नहीं p/2q और माइनस 3/2, जो कि समीकरण कौन सी, एक, ये रब कार्य है इधर बच्चों, तो जो कि समीकरण 1 के विपरीत, जो कि समीकरण 1 के विपरीत है। अर्थात इससे, अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो भी बात लिखी हुई है उसकी उल्टी है ये, और यहाँ पर जो भी बात लिखी हुई है उसकी उल्टी है ये, यानी कि दोनों बातें जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इससे सिद्ध होता है, यानी कि हम लिख देंगे अर्थात इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। तो कौन सी कल्पना बच्चों, जो हमने यहाँ पर माना था, जो कल्पना हमने यहाँ पर की थी कि 3+2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये बात हमारी गलत सिद्ध हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या होगी। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः 3+2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों बहुत ही हल्का सवाल था, बस इतना ही काम इसमें करना था, और ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो बस इसमें केवल इतना ही करना था, और इसमें छोटी सी एक बात और बता देता हूँ, और इससे पिछले वाले सवाल में भी एक बात और बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये दिया हुआ था, यहाँ पर नीचे समझा देता हूँ कि इसमें दिया हुआ था 3, अब ये रब कार्य मैं समझा रहा हूँ बस वैसे ही, सवाल तो यहाँ पर पूरा हो चुका है बच्चों। तो यहाँ पर था 3+2 वर्गमूल 5, 3+2 वर्गमूल 5। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर कुछ, अब जैसे इस सवाल में तो यही था, लेकिन किसी और सवाल में एग्जाम में दूसरा सवाल भी आ सकता है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए। तो यहाँ पर 3+2 है और वर्गमूल 5 है, तो इनके अलावा अगर और कोई भी संख्या होती तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करना था कि यहाँ पर इस पूरे सवाल में ये चाहे प्लस में हो माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें जो वर्गमूल वाला पद है यहाँ पर उसी का मान निकाल देना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या था कि ये वर्गमूल 5 था, चाहे इधर लिखा हुआ हो चाहे इधर लिखा हुआ हो, बस हमें वर्गमूल में जो संख्या लिखी हुई है उसी का मान निकाल देना है और इस तरीके से सिद्ध कर देना है बच्चों। और जो दूसरा वाला सवाल था यानी कि पहले नंबर का, इसमें था ये कि वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 के स्थान पर कोई और संख्या भी हो सकती है, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6, इस तरीके की संख्या हो सकती है। तो उस सवाल को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे, बिल्कुल यही तरीका है सोल्व करने का, चाहे वर्गमूल में कोई सी भी संख्या आ जाए। अब ऐसे नहीं कि वर्गमूल में कभी ये लिखी हुई आ जाए, तो ध्यान रखना बच्चों, वैसे ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कभी भी कि वर्गमूल 4, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, कितना होगा
2। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या लिखी हुई होनी चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकल सकता हो, यानी कि वैसे तो हम भाग विधि से हर एक संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से ना निकल सकता हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये है बस बच्चों कि वर्गमूल जो 5 दे रखा है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है। मैंने बता दिया है कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 इस तरीके की संख्याएं हो सकती हैं, तो उन्हें भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।